हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले जो एक आधा टॉपिक हमारा पहले बच गया था, पहले हम वो खत्म करेंगे और फिर आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए हैं एक बार, और आपने कुछ प्रीवाइक्यूज प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, ताकि आप लोगों की चीजें मतलब सारी की सारी साथ साथ चलती रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये दिखाने के लिए कि फ्रिक्शन में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड यू नीड टू प्रैक्टिस देम। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, दैट स्टार्टेड विद कंस्ट्रेंट रिलेशंस। तो तीन प्रकार के कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, बाकी हम लोग रोटेशन में बात करेंगे। तीन प्रकार के कंस्ट्रेंट रिलेशन कौन से होता है? एक हमें पुल्ली और रस्सी के कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करनी होती है, एक हमें मूवेबल पुल्ली के बारे में बात करनी होती है, और एक हमें मूवेबल वेजेस के बारे में बात करनी होती है। तो वो तीन कंस्ट्रेंट कैसे होते हैं? देखो, अगर हमारे पास स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट की मैं बात करूं, इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि लेट्स से हमारे पास मल्टीपल पुली का केस है। ठीक है, कोई दो पुली या तीन पुली साथ में लगी हुई है, समथिंग लाइक दिस। जैसे ये हो गया, कोई ब्लॉक यहाँ पर है, कोई ब्लॉक यहाँ पर है, और आपको बात करनी है कि भाई हमारे पास इनकी एक्सेलरेशंस कैसे कैसी होंगी। मतलब अगर मैं इसका मास स्मॉल m ले लूं, इसका मास कैपिटल M ले लूं, एंड वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन। जैसे मान लो ये एक्सेलरेशन a1 से नीचे जा रहा है और ये एक्सेलरेशन a2 से ऊपर जा रहा है। तो इसका अगर मैं कंस्ट्रेंट की बात करूं तो बड़ा सिंपल सी चीज होती है कि जो वर्क डन होते हैं बाय टेंशन इन ए सिस्टम इज जनरली जीरो। वो हमेशा जीरो रहता है। ये वर्क डन, हम जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं तब ये प्रूफ भी किया जाता है। तो वर्क डन बाय टेंशन इन ए सिस्टम रिमेन्स जीरो। और अगर ऐसा सिनेरियो है हमारे पास, तो समीशन ऑफ टी वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर हमारे पास जीरो आ जाता है। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो समीशन ऑफ टी डॉट वी जीरो हो जाएगा, यानी कि पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन इज जीरो। और अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा समीशन ऑफ टी डॉट ए वेक्टर इज जीरो। ये हमारे पास आ जाता है टी डॉट ए जीरो से। हमारे पास मतलब जो हमारा मेजर कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो यही है, समीशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल जीरो। और इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, समीशन ऑफ टी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास आ जाता है ना। अगर आप इसमें चीज लगाना चाहो तो आपको करना क्या होता है, इस ब्लॉक पे देखो कितनी टेंशन है, कितनी एक्सेलरेशन है, इस ब्लॉक पे देखो कितनी टेंशन है, कितनी एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन देखो और देखो उनके बीच का एंगल कैसा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन टी लग रही है, तो इस पूरी रस्सी में टी रहेगी तो यहाँ पे भी टी रहेगी। अगर ये टी है, ये टी है, तो ये टेंशन हमारे पास 2t के बराबर हो जाएगी। इस रस्सी में अगर टोटल 2t रहेगी तो ये हमारे पास 2t के बराबर हो जाएगी। तो ना ये 2t और ये t है, तो ओवरऑल टेंशन ऊपर की ओर 3t लग रही है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन a1 है। ओवरऑल टेंशन ऊपर की ओर t है और ऊपर की ओर एक्सेलरेशन a2 है। अब आपको दिख रहा है यहां पे एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होने का मतलब पाई एंगल होगा, और यहां पर हमारे पास 0 डिग्री होगा। तो जब मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा, सो फॉर दिस क्वेश्चन समीशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, यहां की टेंशन 2t है, यहां की एक्सेलरेशन a1 है, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा cos ऑफ पाई, नॉट लाइफ ऑफ पाई, इट इज cos ऑफ पाई प्लस इसके लिए लिखो समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा। टेंशन टी है, एक्सेलरेशन ए2 है, लेकिन इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो आ जाएगा टी इंटू ए टू इंटू कॉस ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन आ जाएगा कि cos पाई इज -1 होता है, तो आ जाएगा -2ta1 प्लस में ta2 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a1। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग निकालते हैं यूजिंग दिस मेथड, समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, फिर आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, कुछ पीवाईक्यूज भी हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जैसे मान लो मल्टीपल आपको पुलिस दे दी और आपसे मान लिया पूछ लिया कि बताओ इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, या फिर समथिंग लाइक दैट। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक पुल्ली है, एक और पुल्ली है, और एक और पुल्ली है। यहां पर एक ब्लॉक है m मास का, ये हमारे पास इस प्रकार, इस प्रकार, और यहां पर ब्लॉक लगा हुआ हमारे पास मान लो 2m का। अब क्वेश्चन इस दोनों की एक्सेलरेशन हमें बतानी है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले टेंशन पे आओ, टेंशन शो कर दो हर एक रस्सी में कितनी कितनी होगी।
अगर ये पुल्ली है, यहां पर अगर टेंशन टी होगी तो इस पूरी रस्सी में टेंशन टी रहेगी ना। पुल्ली पे इस रस्सी इधर नीचे की ओर टेंशन टी लगाएगी, रस्सी नीचे की ओर टेंशन टी लगाएगी, तो ओवरऑल टेंशन ऊपर की ओर टूटी हो जाएगी। पुल्ली भी तो मासलेस होती है ना, उस पर नेट फोर्स 0 होती है। अगर ये टूटी रहेगा तो ये हमारे पास टूटी आ जाएगा, इधर हमारे पास टूटी आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। फिर ये 40 आएगा, ये 40 आएगा, और ये हमारे पास फाइनली टेंशन कितनी हो जाएगी 40 के बराबर। तो इस पे टेंशन टी है तो इस पे टेंशन 40 है। अब जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, हम लोग डायरेक्ट देख के नहीं जज कर सकते कि एक्सेलरेशन कितनी होगी। आप एक काम कर सकते हो, कितना ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका खुद का वेट mg है, इसका खुद का वेट 2 mg है। अब द थिंग इज कि इसका वेट डबल हो रहा है लेकिन टेंशन 4 टाइम्स हो जा रही है, तो इस पे ऊपर की ओर फोर्स ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है, इस पे कम है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली ये नीचे की ओर आ जाएगा लेट से A1, और ये ऊपर की ओर जाएगा लेट से A2। अगर यहां इस पॉइंट पे हम लोग गलत भी इमेजिन कर चुके हैं ना, तो इट्स फाइन। गलत इमेजिन करने में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में गलत इमेजिन करने में आपका आंसर गलत नहीं होता है। मान लो एक्सेलरेशन गलत हुई, आपने नीचे लिखा और आंसर अगर गलत हुआ तो -2 आ जाएगा। -2 विल इंडिकेट कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और वो ब्लॉक नीचे आ जाएगा, बस, और इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो आप लोगों को इक्वेशंस लिखनी कैसे, मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिखना सिखा रहा हूँ। यू कैन ऑलवेज, मतलब आप खुद से सॉल्व करना उसे। पहली इक्वेशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक्स के लिए। पहले इसके लिए लिखते हैं, हमने नीचे की ओर एक्सेलरेशन मानी तो नीचे की ओर वेट लिखा जाएगा, हम लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसके एक्सेलरेशन ma1। इसके एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर लिखोगे तो लिखोगे 40 माइनस 2 mg, तो आ जाएगा 40 माइनस 2 mg इज इक्वल्स टू इसका मास 2m है और इसकी एक्सेलरेशन a2 है। तो एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन हमारे पास आती है समीशन ऑफ TA cos थीटा इक्वल टू 0 से। तो आप यहां पर जब ये वाली इक्वेशन लगाओगे समीशन ऑफ TA cos थीटा इक्वल टू 0, सबसे पहले इस पे आओ। ऊपर टेंशन T है, नीचे mg है और नीचे एक्सेलरेशन है, तो टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, एंगल हमारे पास पाई का आ जाएगा। तो आप लिखोगे TA1 cos पाई -1 होता तो मैं डायरेक्ट -1 लिख दिया। यहां पे 40 है और A2 है, तो प्लस में 40 A2 और cos 0 दोनों ऊपर है तो एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 होता है एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप t को कैंसिल आउट कर दोगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स A2। अब आप यहां से एक बढ़िया काम कर सकते हो, क्या, इफ A2 को आप A लिख लो तो हमारे पास A1 की वैल्यू 4A हो जाएगी। तो अगर आप A2 को A लिख लोगे तो ये आपके पास 4A हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट, जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ये वाली कैलकुलेशन पहले कर लो ताकि आपके पास A1 और A2 में रिलेशन आ जाए। फिर आप इसको लिखोगे m इंटू A1 की वैल्यू हमारे पास 4A है और इसको आप लिखोगे 2m इंटू इसकी वैल्यू A है। तो आपके पास दो ही इक्वेशन होंगी, दो ही वेरिएबल होगा, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, यू विल गेट योर टेंशन एंड एक्सेलरेशन जो भी आपको चाहिए। टी की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। बस आप पहले जब ये 4A और A की वैल्यू निकाल लोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसलिए ये इक्वेशन पहले कर लेना ताकि चीजें सिंपली से निकल आए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें वैरायटी क्या आ सकती है, इसमें वैरायटी कुछ एंगल्स को चेंज करके आ जाती है। एंगल्स को कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लो। मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास m है और ये इस तरीके से हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, इसका मास 2m ले लेते हैं। हमें क्या बोला गया है कि ये हमारे पास पुल्ली है, इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर u है एंड ये यहां पर इस समय एंगल थीटा बना रहा है। क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ m एट दिस इंस्टेंट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m एट दिस इंस्टेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, समीशन ऑफ टी cos थीटा नहीं, समीशन ऑफ टीवी cos थीटा भी 0 होगा। तो आप यहां से इसको यूज कर सकते हो कि समीशन ऑफ टीवी cos थीटा इज आल्सो 0। मतलब हमेशा एक्सेलरेशन की बात करें जरूरी नहीं है, वेलोसिटी की भी बात कर सकता है। तो आपके पास जब ये चीज यहां पर आएगी तो आप क्या कहोगे, देखो इसकी वेलोसिटी आगे की ओर v है, मान लेते हैं ये u है, जो टेंशन लग रही है इस पे ऊपर की ओर टेंशन टी लग रही है, इस पे इस डायरेक्शन में टेंशन टी लग रही है। तो आप अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप बस इतना कहोगे, देखो यार समीशन ऑफ टी वी cos थीटा शुड बी 0। इधर जो हो जाएगा, इनके बीच का एंगल थीटा है तो आ जाएगा टी वी cos थीटा
इनके बीच का एंगल पाई है, तो ये आ जाएगा प्लस का टी यू कॉस ऑफ पाई हमारे पास -1 होता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इधर वेलोसिटी और टेंशन में थीटा, इधर वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर, तो एंगल पाई और कॉस पाई -1 होता है, तो ये वैल्यूज लिख दी, टी कट जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन कॉस ऑफ थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो u सीकेंट थीटा के बराबर। सिंपल, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो मेक श्योर आप इसका यूज करो, और क्वेश्चन आए कैसे हुए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमारे पास 4 मास दिए हुए हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर a1 a2 a3 a4 आर द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस m1 m2 m3 m4 रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग द अरेंजमेंट। तो एक बार मान लेते हैं, क्योंकि इसने किसी भी डायरेक्शन, किसी की भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बोली है, तो हम सबको एक बार मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास a1 नीचे की ओर है, ये हमारे पास a2 नीचे की ओर है, ये हमारे पास a3 नीचे की ओर है, और ये हमारे पास a4 नीचे की ओर है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देते तो हमारे पास थोड़ी चीजें और ज्यादा मतलब सही रहती, बट नहीं दी, कोई बात नहीं। एक चीज मुझे यहां पर यह दिख के रहा है कि हर एक में प्लस का ही साइन है। हर एक में प्लस का साइन होने का मतलब है कि हम हर एक की डायरेक्शन एक तरफ ले लेते हैं। अगर आप सॉल्व करने आओगे तो आपके पास 1 2 3 4 तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेशन आएंगी, और आप एक इक्वेशन आप समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा से निकालोगे, तो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। फिर से समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा करते हैं। टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। टेंशन लिखो, सबसे पहले इस पे आओ। यहां की टेंशन अगर टी है तो इस रस्सी में भी टेंशन टी होगी, इस पूरी रस्सी में टेंशन टी है, तो इसमें कितनी हो जाएगी 2t। इस पूरी में 2t है तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी 2t टेंशन, तो ये भी हमारे पास 2t होगा, ये भी हमारे पास 2t होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 4t, और ये हमारे पास आ जाएगा यहां से 4t के बराबर। तो मैंने सारी की सारी टेंशन यहां पे लिख दी। अब मैं यूज करूंगा समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा। टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 4ta1, माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया, कॉस पाई का माइनस पहले लगा दिया। फिर इसके लिए लिखोगे 2ta2 कॉस पाई, तो आ जाएगा माइनस का 2ta2 सॉरी। फिर आ जाएगा माइनस का ta3, और ये आ जाएगा माइनस का ta4, माइनस का ta3 माइनस का ta4, दीज शुड बी इक्वल टू 0। तो t सब में से कट जाएगा, माइनस साइन भी हटा देते हैं, तो 4 टाइम्स a1 प्लस 2 टाइम्स a2 प्लस a3 प्लस a4 शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, प्लीज इसको ध्यान से सॉल्व करना, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगे कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी, वही नेट फोर्स नेट फोर्स से और कंस्ट्रेंट से एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, बस उतना ही क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन आ जाएगी तो s इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर से आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है ध्यान से। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की अगर मैं बात करूं, हमारे पास आता है मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। अगर आपके पास पुली मूवेबल है, लेट्स से दिस इज योर पुली, और इसके साथ 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ये मान लेते हैं m1 है, ये मान लेते हैं हमारे पास m2 है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 है, इसकी एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2 है, और पुल्ली की खुद की एक्सेलरेशन हम लोग AP मान लेते हैं। तो क्या होता है, जब पुल्ली मूव करती है खुद से, तो पुल्ली का और जो उसके साइड में ब्लॉक्स होते हैं उनकी एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय AP वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डिवाइड बाय 2। ये वेक्टर फॉर्म में आपको आई कैप जे कैप के साथ लिखना होता है, तभी ये आंसर आ पाएगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, बिना डायरेक्शन के आप गलत कर दोगे। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, लेट्स सी कैसा एग्जांपल है। एग्जांपल इज दिस कि हमारे पास एक पुल्ली है, और यहां पर एक ब्लॉक है, और यहां पर एक दूसरा ब्लॉक है। ये हमारे पास मान लो ऊपर की ओर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये हमारे पास नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपको पता है ना कि अगर पुल्ली मूव नहीं करती है तो जितनी इसकी एक्सेलरेशन होती है उतनी इसकी एक्सेलरेशन होती है। लेट्स इनफैक्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूं, मान लो ये भी ऊपर की ओर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, तो आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि दोनों की एक्सेलरेशन ऊपर खुद से तो नहीं हो सकती, तो पुल्ली डेफिनेटली मूव कर रही है, मुझे पुल्ली की एक्सेलरेशन चाहिए। तो पुल्ली के एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डिवाइड बाय 2। A1 वेक्टर, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो 2 j कैप,
ये ऊपर की ओर है तो 4 जे कैप, तो आ जाएगा हमारे पास 2 जे कैप प्लस में 4 जे कैप डिवाइड बाय 2, तो 4 2 6 बटे 2 3 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली वेक्टर आ गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि पुल्ली जो है एक्चुअल में ऊपर जा रही है और मैग्नीट्यूड वाइज वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल चीजें ध्यान रखोगे तो चीजें आती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। जैसा हमारे पास वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है, वैसा ही हमारे पास किसी एक सिस्टम में वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 होता है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0 इन सिस्टम। तो हमारे पास समीशन ऑफ n वेक्टर डॉट x वेक्टर 0 हो जाता है, ऐसे ही समीशन ऑफ n वेक्टर डॉट v वेक्टर 0 हो जाता है, ऐसे ही समीशन ऑफ n वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 हो जाता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा होता, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और मूवमेंट सरफेस के पैरेलल होती है, उन टाइप के क्वेश्चन। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि नॉर्मल जो वर्क डन, जैसे वेज कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ही लग पाएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर होगा तो आपको वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेज कंस्ट्रेंट में आप हमेशा ये चीज लगा सकते हो। और जब ये एन डॉट ए की बात है तो एन ए कॉस थीटा इक्वल टू 0 आप लोग आसानी से यूज कर सकते हो। तो इसका मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सिंपल सा एक केस ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक इस तरीके से वॉल है और एक इस तरीके से ग्राउंड है। ठीक, हमारे पास एक वेज रखा गया है यहां पे इस तरीके से, और हमारे पास एक बॉल रखी गई है इस तरीके से। ये ठीक है, तो क्या होता है, और आपको देख भी रहा होगा कि जैसे ये दीवार है तो बॉल लेफ्ट साइड तो जा नहीं सकती, राइट साइड में है तो बॉल नीचे गिरती है और ये वेज आगे की ओर धक्का मार सकता है। तो हमारे पास बॉल की कुछ एक्सेलरेशन आती है, लेट्स से a1 वेक्टर a1 मान लेते हैं, और इसे कुछ एक्सेलरेशन आती है मान लेते हैं a2। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि इन दो सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी उस नॉर्मल का और एक्सेलरेशन का एन ए कॉस थीटा अगर आप 0 कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ थीटा के बराबर, तो जो नॉर्मल लगी है वो नॉर्मल कैसी लगी है, इस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे लगेगी एन, ये बॉल पे नॉर्मल है, और ये हमारे पास इस पे नॉर्मल है परपेंडिकुलर सरफेस वेज पे। अगर आपको मैं A2 को थोड़ा शिफ्ट कर दूं, क्योंकि A2 और N2 के बीच में एंगल चाहिए, N के बीच में एंगल चाहिए, तो हमारे पास A2 आ जाएगा। अब एंगल्स देख लो ध्यान से, एंगल निकालना ही सारा खेल होगा क्योंकि बाकी चीज तो आप कर ही लोगे। एक बार साफ सुथरा सा डायग्राम अगर आपने बना दिया उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर नजर आ जाएंगी। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। A2 और N के बीच में एंगल जो है 90 माइनस थीटा है। जहां तक A1 और N की बात है, अगर आप ऐसे ये लाइन ड्रॉ करो, दिस एंगल विल बी थीटा, तो हमारे पास ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और बचा हुआ ये एंगल हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस विल बी पाई माइनस थीटा। तो मैंने A2 और N में एंगल निकाल दिया 90 माइनस थीटा, और A1 और N में एंगल निकाल दिया पाई माइनस थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज मुझे बस उठा के रखनी है इन समीशन ऑफ NA cos थीटा इक्वल टू 0 में। यहां पर अगर मैं देखूं तो N A1 cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस N A2 cos ऑफ N A2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा A1 cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा,
प्लस a2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा a1 इज इक्वल्स टू a2 tan ऑफ थीटा, ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। a1 इज इक्वल्स टू a2 tan ऑफ थीटा। तो आपको अगर कभी भी दो वेजेस के बीच में ऐसे मूवमेंट नजर में आए कि वो दोनों एक दूसरे पे स्लिप कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज यूज एन ए कॉस थीटा का समीशन 0 है। बहुत लंबे टाइम से इस पे क्वेश्चन नहीं आया ऑल्दो, तो इसलिए हम पीवाईक्यूज नहीं कर पाएंगे इसके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं सूडो फोर्स के बारे में। नाउ सूडो फोर्स क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, वो समझते हैं, ध्यान से। सूडो फोर्स को जनरली पसूडो फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पसूड़ी डाल के रखती है कि क्या लगना है, कब लगना है, कैसे लगना है। तो इसको याद रख लेते हैं। याद कैसे रखना है, आप अभी तक जो फोर्सेस लगा रहे थे, जब भी आप डायग्राम बनाते, जब भी आप एफबीडी बना रहे थे, आप सीधा सीधा करते थे कि आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप इस चीज को देख रहे हो, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस दिखा दी आपने, और इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस दिखा दी, तो आपका एफबीडी बन गया, है ना। अब क्या दिक्कत है, अब जब भी कोई पर्सन एफबीडी बनाता है तो वो अपने हिसाब से बनाता है कि मुझे ये फोर्सेस दिख रही हैं, तो मैं उस हिसाब से इसका एफबीडी बनाऊंगा। सूडो फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि सूडो तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, फॉल्स यानी कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये कब लगती है, जो सूडो फोर्स होती है एक्ट्स व्हेन रेफरेंस फ्रेम इज एक्सेलरेटेड। अगर रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है तब ये फोर्स लगती है। और इसका मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन की जहां तक मैं बात करूं कि सूडो फोर्स के लिए जो मैग्नीट्यूड होता है इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम कौन होता है, जो जिसके रिस्पेक्ट में फोर्सेस लिखी जाती हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और डायरेक्शन की जहां तक बात है, डायरेक्शन का बड़ा सीधा सीधा सा केस है कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगाना होता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल गोज लाइक दिस कि मान लो हमारे पास एक बंदा है जो कि टहलने निकला है ना, नामकरण तुम खुद कर लेना, चुन्नू मुन्नू व्हाटएवर। तो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है ना, वो भाग रहा है एकदम बढ़िया से, पूरी स्पीड से, ए एक्सेलरेशन से भागने की कोशिश कर रहा है। और ये पर्सन इसको, इसकी शक्ल देखने की कोशिश करता है, मतलब इस पे एफबीडी बनाने, मतलब इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता है तो उसको क्या नजर में आता है, उसको नजर में आता है कि यार देखो कि सिनेरियो इज लाइक दिस, है ना, सिनेरियो इज लाइक दिस। उसे क्या नजर में आ रहा है, उसको पेड़ नजर आ रहा है। वो कहेगा कि यार देखो पेड़ का खुद का वेट लग रहा होगा W के बराबर, और धरती ऊपर क्यों नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, तो फोर्सेस होगी। लेकिन क्योंकि आप लोग इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हो, ये खुद आगे की ओर ए से जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा कि पेड़ जो है वो मेरी तरफ ए से आ रहा है। सही बात है। बट प्रॉब्लम इज कि ये एक्सेलरेशन तो तभी होती है ना जब कोई फोर्स लग रही हो, कोई फोर्स तो लग नहीं रही। अब ये कंफ्यूज है कि यार पेड़ पे फोर्सेस वर्टिकल हैं और वो भी कैंसल आउट हो जा रही हैं, लेकिन स्टिल पेड़ इज एक्सेलरेटेड, तो कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा यार। वो जब एक्सेलरेशन का समझ में आता है तो ये समझ में आता है कि सारी गलती इसकी है कि ये खुद एक्सेलरेटेड है। अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब इसको दूर कैसे करें, क्योंकि एक्सेलरेटेड में तो कोई भी हो सकता है। तो उसको दूर करने का जो तरीका निकाला गया वो निकाला गया सूडो फोर्स। तो जब ऐसा प्रॉब्लम अराइज हुई तो एक नई चीज न्यूटन ने निकाली, दैट इज सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स में क्या पता चला कि अब देखो
एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट जब भी हम रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं तो एक सूडो फोर्स आती है। और ये जब कैलकुलेशंस आप करोगे ना आफ्टर इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में जाके जब ये कैलकुलेशंस देखोगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ोगे, तब वो वेक्टोरियली भी निकल के आता है। अगर आप कैपलर्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको दिखेगा ये चीज ना। हम लोगों को अभी उसका बेसिक से समझना है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला कि देयर मस्ट बी ए फोर्स जो कि लग रही होगी। अब वो फोर्स को हम कुछ ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहोगे, मान लो पर्सन है, आप इसके रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हो, लेट्स से लाइक दिस, क्या होगा जब ये देखेगा, ये कहेगा ठीक है एक तो लग रहा है वेट, एक लग रहा है नॉर्मल फोर्स, बहुत बढ़िया, लेकिन सूडो फोर्स और लगेगी क्योंकि ये खुद एक्सेलरेट है। अगर एक्सेलरेट नहीं होता तो चलने देते हम लोग, लेकिन ये एक्सेलरेट है। अगर ये एक्सेलरेटेड है तो पहले बताओ डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये हटा देता हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हमारे पास अगर ये राइट साइड में एक्सेलरेटेड था तो जो सूडो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट साइड में लगेगी, और सूडो फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो ऑब्जेक्ट का मास लिया जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ली जाएगी, तो ये हमारे पास सूडो फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल्स टू ma, सिंपल। अब जब आप देखोगे कि ये जब खुद से एक्सेलरेट था आगे की ओर, तो इसके लिए पीछे की ओर एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी पेड़ की। नाउ जो ये एक्सेलरेशन को पहले हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इन दिस रेफरेंस फ्रेम इज बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स, जो कि रियल लाइफ में है ही नहीं। तो ये हमारे पास सूडो फोर्स का कंसेप्ट होता है, और इसको एक बड़ा सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो हमारे पास एक ट्रक है, और हमने इस पे एक ब्लॉक लगाया है स्मॉल एम मास का, और हमने इसको रस्सी से जोड़ दिया। ना ट्रक इज एक्सेलरेटेड विद ए, आपको बताना है टेंशन कितनी होगी, यू हैव टू फाइंड द टेंशन। अब टेंशन निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हो मस्त एकदम बढ़िया से हवा लेते हुए। आप अगर ट्रक पे खड़े हो तो आप खुद भी एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, आप खुद भी एक्सेलरेटेड हो। अब मैं इस पे टेंशन निकालने की कोशिश करता हूं, तो आप क्या करते हो, हम एफबीडी बनाते हैं इसका, ये एफबीडी बना रहा हूं मैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो पर्सन का रिस्पेक्ट में अगर मुझे एफबीडी बनाना तो फोर्सेस लिखूंगा, पहले सारी रियल फोर्सेस जो एक्चुअल में लग रही होंगी। इसका वेट नीचे लग रहा होगा भैया एमजी, ऊपर की ओर नॉर्मल लग रही होगी एन, आगे की ओर टेंशन लग रही होगी टी। बट क्योंकि ये पर्सन खुद आगे की ओर एक्सेलरेटेड है, तो राइट साइड में अगर एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगी, और सूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका मास जिस पे सूडो फोर्स लगा रहे हो इनटू उसकी एक्सेलरेशन। तो इसका मास हो जाएगा m और उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी a। नाउ अब एक बात बताओ, पर्सन भी ट्रक पे है, ब्लॉक भी ट्रक पे है, दोनों हंसी खुशी आगे जा रहे हैं। पर्सन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ऐसा होता है ना, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो अपने मम्मी पापा के साथ, आप भी उसी गाड़ी में हो, मम्मी भी उसी गाड़ी में है, पापा भी उसी गाड़ी में है, तो आपके रिस्पेक्ट में मम्मी पापा थोड़ा दूर चले जाते हैं। वही सेम चीज इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक थोड़ा दूर चला जाएगा, तो ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये जो पर्सन है इसको लगेगा कि जो ये ब्लॉक होना चाहिए ये रेस्ट पे होना चाहिए, और ब्लॉक अगर रेस्ट पे होना चाहिए तो दैट मींस नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। रेस्ट पे तो तभी होगा ना जब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब वर्टिकल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, एन की वैल्यू एमजी के बराबर होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, तो टी की वैल्यू एमए के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से हमें जो चाहिए था टी की वैल्यू एमए के बराबर आ गई। दिस इज हाउ सूडो फोर्स वर्क्स, ठीक है। और आपको इसी तरीके से इसको ध्यान रखना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, और ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ना। पहले हम लोग बात करते हैं वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंसेस वगैरह के बारे में। तो क्या होता है हमारे पास, जो आपके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, इफ दिस इज एम और आपने स्प्रिंग बैलेंस यूज किया है, तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है
दैट इज नॉट इक्वल टू द वेट, दैट इज इक्वल टू द टेंशन। इस पे नीचे कर mg लग रहा है, इसने टेंशन डेवलप की, ये टेंशन आई, ये टेंशन आई, तो जो ये टेंशन इसके ऊपर और नीचे लग रही होती है, ये रीडिंग वो देता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या है, उसको सिर्फ टेंशन से मतलब है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है वो टेंशन के बराबर होती है। सिमिलरली जो हमारे पास वेइंग मशीन होती है, उसकी जो रीडिंग होती है वो, उसको भी कोई लेना देना नहीं होता है कि कौन है कौन नहीं है। वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है वो सीधा सीधा होती है नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? ऊपर उसके हाथी खड़ा हो चाहे कोई भी खड़ा हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताती है, इसकी जो रीडिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे ऊपर से लग रही है। दैट्स इट। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग टेंशन होती है, वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस जो लिफ्ट से रिलेटेड आते हैं वो बड़े सिंपल से आते हैं। क्या? जैसे मान लो मेरे पास एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है और ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और एक ब्लॉक को इसके साथ लगा दिया, मास m है, और ये अपना स्प्रिंग बैलेंस हो गया। क्वेश्चन इज लिफ्ट ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन से जा रही है और हमें बताना है रीडिंग कितनी होगी। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम लिफ्ट पे खड़े होकर देखते हैं। लिफ्ट पे खड़े होकर जब आप देखोगे आपको दिखेगा नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg के बराबर, ऊपर की ओर टेंशन T लग रहा है, इस पे टेंशन T लगेगा, यहाँ पे टेंशन T हो जाएगा। बट क्योंकि आप लिफ्ट पे हो, आपकी खुद की एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सूडो फोर्स कहां लगाओगे? नीचे की ओर। वो जो नीचे की ओर सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी इसका मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन। तो इसका मास m है, उसकी एक्सेलरेशन a है। नाउ फिर जब आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना, इसके रिस्पेक्ट में देखने पर ब्लॉक तो रेस्ट पे होना चाहिए। अगेन वही बात, आप भी लिफ्ट पे हो, ब्लॉक भी लिफ्ट पे है। ऐसा ना कि जब लिफ्ट में दो लोग जा रहे होते हैं, दोनों एक साथ ऊपर जाते हो तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पहले ऊपर पहुंच जाता है, साथ में पहुंचते हो, साथ में रहते हो हमेशा। वही सेम चीज इसके लिए है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन, सब कुछ साथ में जाएंगे। तो हमारे पास उसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे होगा। ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। पर्सन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। तो अगर पर्सन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज कि ऊपर की ओर टेंशन T और नीचे की ओर mg और नीचे की ओर ही m है। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आती है m इंटू जी माइनस ए के बराबर, सॉरी जी प्लस ए के बराबर। और यहां से हमें एक छोटी सी चीज मिलती है जो कि आप लोगों को याद भी होगा कि टेंशन हो जाता है हमारे पास m इंटू जी इफेक्टिव। और इसका मतलब क्या है कि जो g की वैल्यू इस ब्लॉक को एक्सपीरियंस हो रही है वो चेंज हो गई है और वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये चीज हमें लिफ्ट में समझ भी आती है। जैसे मान लो आप लिफ्ट में खड़े हुए, आधे बच्चे जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ तो सबसे पहले तो कहते हैं सर हम कभी लिफ्ट में नहीं गए जीवन में। तो तुम गधे हो। ध्यान से देखो, अगर तुम लिफ्ट में गए और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो अचानक से ना भार फील होता है। जब वो स्टार्ट करती है तब वो जीरो से एक्सेलरेट होती है ताकि उसकी कुछ वेलोसिटी हो जाए, तो उस टाइम पर वो थोड़ा भारी फील होता है। वो जो भार फील होता है हमें, तो उस टाइम पे बेसिकली हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया, जो कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो लेकिन वहां पे हो क्या रहा होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, मतलब हमें ज्यादा फील होती है। इट्स लाइक जी ज्यादा होगा तो हमारा वेट ज्यादा होगा, जी कम होगा तो वेट कम होगा, हमें फील होता है बस ज्यादा है। तो वही, तो आपका जैसे ही जी की वैल्यू बढ़ती है आपको फील होता है आपका वेट बढ़ गया है। सिमिलरली अगर ये उल्टा जा रहा होता, अगर ये सिनेरियो जस्ट इसका उल्टा होता तो क्या होता? अगर जस्ट इसका उल्टा सिनेरियो हो रहा होता कि एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन नीचे होगी तो इस पर्सन की भी एक्सेलरेशन नीचे होगी। हमारे पास जो सूडो फोर्स लगनी चाहिए, अगर रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगी और सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इसका मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस ma और टेंशन आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए। तो बेसिकली फिर से वही कि हमारे पास g की वैल्यू चेंज होके g इफेक्टिव हो गई है। सिंपल।
इस पे इंक्लाइन प्लेन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लो, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं काफी सारे। हम लोग काम करते हैं कुछ कुछ इन्हीं से डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये आप लोग करना, दिस विल बी योर होमवर्क। ये भी आपका होमवर्क है। मैंने स्प्रिंग बैलेंस बता दिया, आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन का ध्यान रखना है। ओके, इसने कहा है कि a block of mass capital M placed inside a box descends vertically with acceleration a. The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box. The value of A will be. तो हो क्या रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें एक ब्लॉक है, समथिंग लाइक दिस, और इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है। ये बॉक्स नीचे की ओर जा रहा है A एक्सेलरेशन से। द ब्लॉक एक्सर्ट्स ए फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। एक काम करते हैं, पहले तो आप इस बॉक्स पे बैठ जाओ। आप बॉक्स पे बैठ के इसका एफबीडी बनाओ। बताओ, हमारे पास अगर बॉक्स नीचे ए से जा रहा है तो आप नीचे ए से जा रहे हो। इस ब्लॉक की जहां तक बात है, जिसका मास कैपिटल एम है, इसका वेट नीचे की ओर mg हो जाएगा। नीचे से उस पर फोर्स नॉर्मल लगेगी, और क्योंकि एफबीडी आपके रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा है, आप खुद नीचे जा रहे हो, तो ऊपर की ओर सूडो फोर्स लगेगी, और वो सूडो फोर्स की वैल्यू होगी इसका मास इनटू आपकी एक्सेलरेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ब्लॉक तो रेस्ट पे है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा mg माइनस ma। नाउ इट सेड कि इट exerts a force equal to 1/4 of its weight। तो यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 1/4 है उसके वेट के, तो आ जाएगा mg माइनस ma। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3g/4 के बराबर। सिंपल, a की वैल्यू 3g/4, सी ऑप्शन तक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन देखो कैसे, वैसे तो एसएचएम में आता है ये, कोई ना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि इस पे इनफैक्ट एक कार है, जो कि इस इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये ऊपर की ओर जा रही है। A car is moving on a plane inclined at 30 degree to the horizontal with an acceleration of 10 meter per second square parallel to the plane upward. A 30 डिग्री ऊपर की ओर। A bob is suspended by a string from the roof of the car. The angle in degrees which the string makes with the vertical is। तो हमने एक ऐसे रस्सी को लटका दिया है like this, और हमें बताना है कि कितना एंगल बनाएगा विद द वर्टिकल। वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ये हमें चाहिए। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दी हुई है हमें। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं इसके ऊपर बैठ के डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या चल रहा है। ठीक, आप जब फोर्सेस लिखोगे, फोर्सेस कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो देखो, इसकी भी एक्सेलरेशन ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो जो नेट फोर्सेस होंगी, सबसे पहले तो नीचे की ओर लगेगा mg। अगर आप ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हो, तो आपके इस पे सूडो फोर्स लगेगी, इसका मास इनटू उसकी एक्सेलरेशन। अब मैं इसको एक बार के लिए जी लिख दे रहा हूं, तो ये नीचे की ओर जी आ जाएगा। तो दो फोर्सेस लग रही हैं समथिंग लाइक दिस, और क्योंकि ये 30 डिग्री है, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। ऐसे अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि ये दो फोर्सेस जहां पर नेट फोर्स आएगी, ये इस तरीके से अरेंज होगा कि हमारे पास, इफ दिस इज द बॉब, एक हमारे पास mg इस तरफ है, एक हमारे पास mg इस तरफ है, ये एंगल 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहां पर होगा, और जो रस्सी होगी वो जस्ट इस रिजल्टेंट के ऑपोजिट इस तरीके से रहेगी, लाइक दिस।
दिस विल बी द सिनेरियो। अब क्या है ना कि क्योंकि ये टोटल 60 है 30 है, तो हमारे पास नेट फोर्सेस सेम है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स है वो वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर नेट फोर्स, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से ऐसे शो कर देता हूं, ये वर्टिकल लाइन है, ये नेट फोर्स है, अगर नेट फोर्स वर्टिकल से 30 बनाएगी तो ये भी 30 हो जाएगा और ये रस्सी भी वर्टिकल से 30 डिग्री बनाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे उसने पूछा है, देन एंगल इन डिग्री विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल इज 30 डिग्री के बराबर। सूडो फोर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। तो दो फोर्सेस, नेट फोर्स यहां पर है, तो जिस तरफ नेट फोर्स होगी इक्विलिब्रियम में इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, और वर्टिकल से अगर ये 30 डिग्री है तो टेंशन भी 30 डिग्री होगी, तो रस्सी भी 30 डिग्री होगी। दैट्स इट। ये आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व खुद से ट्राई करना जरूर है। पूरा लेक्चर देख लोगे तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लेना। नेक्स्ट, a block A takes 2 seconds to slide down frictionless inclined plane of 30 degree and length L, kept inside a lift going up with uniform velocity V. If incline change to 45 degree and time taken by the block to slide down the incline will be approximately। देखो क्या होता है ना कि हमारे पास ये पहले 30 डिग्री था और इसने का ये लेंथ L है और ये इंक्लाइन प्लेन ऊपर की ओर V स्पीड से जा रहा है। इंक्लाइन प्लेन के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने से सूडो फोर्स नहीं आती है। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, सूडो फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सीधा सीधा सा सिनेरियो रहेगा, जो फोर्सेस रहेंगी नीचे की ओर mg sin थीटा, इस तरफ mg cos थीटा, इस तरफ नॉर्मल, और इन फोर्सेस के चलते हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो नीचे की ओर आएगी g sin थीटा के बराबर। और अगर एक्सेलरेशन g sin थीटा के बराबर है, v स्पीड से ऊपर जा रहा था, इसने कहा कि 2 सेकंड लगे, तो मैं यूज करूंगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमारे पास s जो कि l के बराबर है वो आ जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास g साइन थीटा है इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो एक 2 से एक 2 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा l इज इक्वल्स टू 2g साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हाफ होता तो l की वैल्यू g के बराबर आ गई यानी कि 10 मीटर आ गया। अब इसने कहा है इफ द इंक्लाइन इज चेंज टू 45 डिग्री द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन विल बी अप्रोक्सीमेटली। नाउ अगर ये 45 डिग्री हो जाए, अच्छा ये तो मतलब सूडो फोर्स का केस भी नहीं रहा, बस ये 45 डिग्री पे बताना चाहता है। देखो अब 45 डिग्री जब हो जाएगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा g साइन ऑफ 45 डिग्री, और g साइन 45 डिग्री हमारे पास g बाय रूट 2 हो जाएगा। जब आप टाइम निकालोगे तो वो आ जाएगा रूट ऑफ 2l बाय a का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 2 इंटू मतलब 2l बाय a का स्क्वायर रूट, यहीं से आप ले लोगे 2s बाय a का स्क्वायर रूट, s की जगह मैंने l लिख दिया, 2 इंटू 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा अपने पास 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा टाइम। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, आसान है, हो जाएंगी। नाउ ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज assume all the surfaces shown in the figure to be frictionless। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ध्यान से देखो, है ना, खुद से थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इस तरीके से एक वेज है और उस पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। हम इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं F, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड F so that small m does not slip with respect to capital M। मतलब हम ये नहीं चाहते कि ये ब्लॉक गिरे, हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से कि ये सारा सिस्टम मूव करता है और ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड डाउन नहीं करता है, तो हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपल होता है, ध्यान सुनना कि आप लोगों ने अगर वो वाला खेल खेला हो कभी, जैसे
कभी वो ट्राई किया है, जैसे जमीन पे कुछ गिर गया है, आपने कार्डबोर्ड लिया और ऐसे तेजी से उससे निकाला कि कार्डबोर्ड पे आ गई वो चीज, तो उसमें क्या होता है ना, काफी बार अगर आप कार्डबोर्ड को ऐसे टेढ़ा रखते हो, जैसे मान लो मैं ये पकड़ लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, जैसे मान लो मॉड्यूलर, तो यहाँ पे कुछ पड़ा है तो मैं तो तेजी से निकालूंगा तो वो ऐसे ऊपर आ जाता है। तो अब आई डोंट नो कि इफ आई विल बी एबल टू कीप मेंटेन दैट स्पीड, लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको तेजी से लेके जाऊंगा तो नीचे नहीं गिरेगा, तो एंड में जाके गिरा, तुम्हारी स्क्रीन पे नहीं गिरने दूंगा, ठीक है। पता नहीं हुआ नहीं हुआ, व्हाटएवर। तो जब ये एक्सेलरेटेड होता है तो ये नहीं गिरता है, जब ये एक्सेलरेट होता है तो ये नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है वो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं सूडो फोर्स पे। तो सिनेरियो से क्या होता है, मुझे इतना समझ में आया कि ये दोनों भाई साहब साथ में मूव कर रहे हैं, अलग अलग नहीं हो रहे हैं, वो उस पर चिपका हुआ है, दोनों साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो लेट्स कंसीडर इट अ सिस्टम, इसको एक बार पूरा का पूरा सिस्टम में इमेजिन कर लेते हैं। ये सिस्टम साथ में आगे की ओर बढ़ रहा है, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन आगे की ओर ए होगी, इसकी एक्सेलरेशन भी आगे की ओर ए होगी, राइट। लेट्स ड्रॉ एफबीडी ऑफ स्मॉल एम, लेकिन कैपिटल एम पे बैठ के। आई एम ड्रॉइंग एफबीडी ऑफ स्मॉल एम, एफबीडी ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो हमारे पास जो स्मॉल एम है वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर है, समथिंग लाइक दिस, ये उसका मास एम है, एंगल हमारे पास थीटा के बराबर है, तो हम फोर्सेस को शो करते हैं। पहली बात तो नीचे की ओर एम जी साइन थीटा, इस तरफ एम जी कॉस थीटा, ऊपर की ओर नॉर्मल। तो ये तो एक्चुअल फोर्सेस जो लग रही हैं वो हो गई। अब सूडो फोर्स की बात करते हैं। बताओ यदि ये व्यक्ति जो कि तुम हो आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहे हो, तो सूडो फोर्स कहां लगेगी, पीछे की ओर लगेगी। भाई अगर वेज आगे जा रहा है तो तुम भी आगे जा रहे हो, तुम्हारी एक्सेलरेशन राइट साइड में, तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगी। तो इस केस में जो सूडो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, और उसकी वैल्यू फिर से वैसे ही, इसका मास और तुम्हारी एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा होगा, तो आप क्या करोगे, इस तरफ आ जाएगा एम ए कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा एम ए साइन थीटा। तो अगर वो एम ए कॉस थीटा एम ए साइन थीटा इस तरीके से, अब आप खुद सोचो ना, आप ही ने तो एफबीटी लिखा है ना, ये आपके रिस्पेक्ट में तो है ना एफबीटी। आप अगर कह रहे हो कि यार देखो मैं भी वेज पे था, ये भी वेज पे था, ये भी वेज पे था, वेज के रिस्पेक्ट में नीचे नहीं जा रहा, तो यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा। आप उस वेज पे बैठ के उस ब्लॉक को देख रहे हो, वो ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा है, तो ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, तो बेसिकली वो रेस्ट पे आपके लिए। अगर वो ब्लॉक आपके लिए रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या होगी, उस पर जीरो होगी। तो अगर उस पर नेट फोर्स जीरो होगी तो हम यहां पे बोल देंगे कि भैया नीचे की ओर हमारे पास एम जी साइन थीटा और ऊपर की ओर हमारे पास एम ए कॉस थीटा बराबर होने चाहिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी टेन ऑफ थीटा। अगर इतनी एक्सेलरेशन से तुमने उसको दौड़ा दिया तो हमारा काम हो जाएगा, बट उसने एक्सेलरेशन थोड़े पूछा था, उसने तो फोर्स पूछा था। अब इसका मतलब यह है मुझे बात करनी कितनी फोर्स लगाई जाए ताकि ये दोनों साथ में चल पाए ना। आई नो कि एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, दोनों साथ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू एक्सेलरेशन, और वो आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू जी टेन ऑफ थीटा। अगर आप इतनी फोर्स लगाओगे तो इतनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी, और इतनी एक्सेलरेशन जनरेट होगी तो इतनी सूडो फोर्स होगी, और इतनी सूडो फोर्स होगी तो वो ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। इससे कम एक्सेलरेशन ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन ब्लॉक ऊपर आ जाएगा, ब्लॉक ऊपर भी आएगा। एक्सेलरेशन ज्यादा कर दो तो ब्लॉक के ऊपर आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है, ये भी रहता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, इसमें आप लोग एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आप दोनों की एक्सेलरेशन ले लेना। जैसे मान लो आपने इसको एक्सेलरेशन ले ली a1 और नीचे की ओर a2 ले ली विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद कर रहो। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है। एक क्वेश्चन और हमें करना है, ये वाला। तो
एक काम करते हैं, ये वाला तो तुम प्रैक्टिस करना, मैं तुमको एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये तुम खुद से कर लोगे और एक क्वेश्चन तुम्हारा PYQ हो जाएगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक ब्लॉक है, ग्राउंड पे उसके ऊपर 2 ब्लॉक और रखे हुए हैं लाइक दिस, और ऐसे करके पुली लगी हुई है। क्वेश्चन इज, देखो ये हमारे पास 2m है, ये हमारे पास m है, और ये हमारे पास m है। क्वेश्चन इज, मैंने यहां से फोर्स लगाई F, फाइंड F such that small m at top remains at rest with respect to 2m। 2m के रिस्पेक्ट में ये यहीं पे रहना चाहिए, ना आगे पीछे जाना चाहिए ना आगे जाना चाहिए। सिमिलरली ये भी सेम वही रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है कि हमें ये चीजें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर आप फोर्स लगाओगे, अगर आप चाहते हो ये नहीं मूव करे ना ही ये मूव करे, तो एक बात तो जो स्टार्टिंग से ही अपने को समझ जानी चाहिए वो ये कि हमारे पास ये भी ए से जाएगा आगे, ये भी ए से जाएगा आगे, और ये भी ए से जाएगा आगे। तो बेसिकली आप इनको सिस्टम का पार्ट ले लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा फिर इसमें, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें होगा क्या कि एज आई नो कि ये मेरे पास 2m है, ये मेरे पास m है, और ये मेरे पास m है। ठीक है, एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, ग्राउंड को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। सारी की सारी फोर्सेस शो करनी है तो थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। इस पे नीचे की ओर हमारे पास लगेगा वेट 2mg के बराबर, आगे की ओर फोर्स हमने F लगाई है, यहां से नॉर्मल एक लगेगा N1 के बराबर, इसका खुद का वेट नीचे की ओर mg होगा, ऊपर की ओर इस पे नॉर्मल N1 लगेगी, आगे की ओर टेंशन T लगेगी, इस इनके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन होगी, तो इस पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन N2 होगी, इस पे इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 होगी, नीचे की ओर mg लगेगा, ऊपर की ओर टेंशन T लगेगी। अब बात आती है कि ये तो सारी की सारी रियल फोर्स होगी, सूडो फोर्स मैं क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू 2m लगा रहा हूं। तो मैं इसको डब्बे में बिठा देता हूं ताकि ये भी उसी एक्सेलरेशन a से आगे की ओर जाए। ये अगर ये एक्सेलरेशन जाएगा और आप इसके रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी बनाओगे, बताओ इसकी एक्सेलरेशन आगे है तो सूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगी, और सूडो फोर्स होगी इसका मास इनटू आपकी एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा m इनटू a। सिमिलरली इस पे भी सूडो फोर्स इस तरफ लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो होगा इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा m इनटू a के बराबर। नाउ अगर ये सिनेरियो है, ये जो एफबीडी है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन है, ये एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, और ये पर्सन कह रहा है कि ये भी रेस्ट पे होना चाहिए, ये भी रेस्ट पे होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थिंग्स हम सीधा सीधा बोल पाएंगे कि भैया हमारे पास अगर ये रेस्ट पे होना चाहिए तो हमारे पास जो टेंशन आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा सूडो फोर्स के बराबर, और वो हो जाएगा ma। और ये रेस्ट पे अगर होना चाहिए तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg के बराबर, और अगर आप दोनों से सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा ma शुड बी इक्वल टू mg और a शुड बी इक्वल टू g। मतलब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर रखनी पड़ेगी, तब जाके ये ब्लॉक जो है ना ही पीछे जाएगा ना ही आगे जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। नाउ अगेन क्वेश्चन वाज फोर्स नॉट द एक्सेलरेशन। अगर आपको फोर्स चाहिए तो आपको यहां पे दिख रहा होगा दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑल ऑफ दीज ब्लॉक्स। तो जो टोटल मास है वो 4m के बराबर है, इंटू एक्सेलरेशन a हो जाएगा। तो अगर आप फोर्स की वैल्यू लिखोगे 4m इंटू a, इफ फोर्स इज इक्वल टू 4m इंटू a, तो हमारे पास आ जाएगा 4
mg के बराबर आपको फोर्स लगानी है। नाउ मैं चाहता था कि ये रेस्ट पे आए, ये वाला क्वेश्चन शायद कुछ और चाह रहा था। द पुलिस आर आल्सो वेटलेस, ए फोर्स F is applied to the system so that the mass m2 moves upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ F is। तो आप लोग अब क्या करोगे इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको कराया है कि अगर आप चाहते हो इसके ऊपर की और एक्सेलरेशन मान लो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा तो ये लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। फिर आप क्या कहोगे, आप बस यही कहोगे T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही ma माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काम खत्म। या फिर और अच्छा तरीका बता देता हूं, ये वाली चीज यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, आपको बता रहा हूं, इसको एकदम सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना और इसका ढिंडोरा नहीं पीटोगे। कि अगर आप इसी को सिस्टम ले लो, देख रहे हो सिस्टम सिस्टम बहुत खेलते हैं हम लोग, अगर आप इसी को सिस्टम ले लोगे ना तो आपको एक बढ़िया सी चीज नजर आएगी, और वो चीज क्या होगी, ये काम करता हूं मैं, इसको अलग से दिखा देता हूं। ये सब हटा देते हैं, तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि अगर मैं इसे सिस्टम ले लेता हूं, ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक ये फोर्स ऊपर खींच रही है, ये फोर्स नीचे खींच रही है, नेट फोर्स अगर आप चाहते हो ये रेस्ट पे रहे तो mg और fp बराबर होने चाहिए। अगर आप चाहते हो ये एक्सेलरेटेड ले, मान लो आप चाहते हो कि ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो a डैश से, ये इस तरफ एक्सेलरेट हो a डैश से, तो आप कहोगे नेट फोर्स सूडो फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स mg शुड बी इक्वल टू टोटल मास 2m इनटू एक्सेलरेशन a डैश। आप ये चीज अप्लाई करना जो हमने किया, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर योर PYQ, आप इसको याद रखना फॉर PYQ, ये चीज करनी है आपको, अदरवाइज हमारा आंसर ये है, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर ये है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, और हम आगे बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास पे। ना ये छोटी सी चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है कि जो मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास पे वो कुछ इसी प्रकार से आए हुए हैं कि जैसे हमारे पास फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम d/dt ऑफ mv, अगर मास कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है और लिखा जाता है F इज इक्वल्स टू m dv/dt। लेकिन अगर मास वेरिएबल हो और वेलोसिटी कांस्टेंट, तो आप वेलोसिटी को बाहर लोगे और इसको लिखोगे v dm/dt। और काफी सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे बनते हैं कि इफ देयर इज सम केस जिसमें मास चेंज हो रहा है विद टाइम एंड इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो अब v dm/dt से भी फोर्स लिख सकते हो। तो दिस इज अ थ्रस्ट फोर्स जो कि हमारे पास देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट केस में। तो ये कैसे कैसे केस में मिलती है, जैसे मान लो पानी बाहर आ रहा है पाइप से, तो पानी की वेलोसिटी सेम है लेकिन मास टाइम टू टाइम, मतलब जितना मास वो निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अलग अलग है, तो हमारे पास फोर्स आता है v dm/dt। उस केस में मोमेंटम चेंज होता है, जिस जिस केस में मोमेंटम चेंज होता है उस केस में फोर्स लगती है। तो जैसे क्वेश्चन 2022 में आया था कि बैलून हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, द एयर एस्केप्स द बैलून एट अ यूनिफॉर्म रेट विद वेलोसिटी 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। If the balloon shrinks in 5 seconds completely, then the average force acting on the balloon will be। तो हमारे पास जो एवरेज फोर्स अगर आपको निकालना है, आपको चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन निकालना है, तो हमारे पास जो गैस थी उसका मास इतना था, उसकी वेलोसिटी इतनी थी और उसको खत्म होने में टाइम इतना लगा। तो इट्स लाइक कि वेलोसिटी वही है, मास में कुछ चेंज हुआ और टाइम लगा। तो वेलोसिटी इज 4.5 सेंटीमीटर पर सेकंड इनटू मास 10 से 0 हो गया तो 10 ग्राम, डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 5 सेकंड। तो एज यू कैन सी आ जाएगा अपने पास 5 ये आ जाएगा 9 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 डाइन, तो एवरेज फोर्स होगी तो 9 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं था। जैसे ये भी एक ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane as shown in the figure. It's struck by a jet releasing a water at a rate of dm/dt हमें दे दिया 1 kg per second at a speed of
10 मीटर पर सेकेंड। हमें एक्सेलरेशन पूछा। अब देखो एक्सेलरेशन होता है अपने पास फोर्स अपॉन मास ऑफ द मेटल, है ना। और जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, जेट लगा रहा है, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v dm by dt। मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना। एंड फिर हम आज के टॉपिक पे आते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया उन चीजों पे, पर कोई बात नहीं। फ्रिक्शन में हमारे पास अगर आपको उसका बेस समझ में आता है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हो जाए तो सफिशिएंट होता है, क्योंकि फ्रिक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं। हमें सर्कुलर मोशन नहीं करना है फ्रिक्शन के साथ, तो हमें सिर्फ फ्रिक्शन के तीन ही चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस लगती है, इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है, और टू ब्लॉक प्रॉब्लम में क्या होता है। यही तीन चीजें पे क्वेश्चन आते हैं, और ये तीन चीजें है ही हमारे सिलेबस में। तो पहले फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं कि सबसे पहली चीज तो जैसे हमें फ्रिक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बात करनी होती है। फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या मूव करने की कोशिश करता है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, तब फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन टू बॉडीज इन कांटेक्ट आइदर मूव्स और ट्राइज टू मूव। कई बार वो मूव करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो मूव नहीं करते, फिर भी फ्रिक्शन लगता है। जैसे मान लो मेरे पास जैसे दो हाथ का केस ले लेता हूं। अब मैं अपने राइट वाले हाथ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं और लेफ्ट वाले हाथ से उसको रोक रहा हूं, तो कई बार क्या हो रहा है ना कि वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, तब भी फ्रिक्शन लगता है। मूव अगर कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर वो कोशिश भी कर रहा है मूव करने की तो भी लगेगा। नाउ दिस इज रिलेटिव कंसेप्ट। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन का काम होता है बेसिकली इट इज टू स्टॉप रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन मोशन को नहीं रोकता है, वो रिलेटिव मोशन को रोकता है। फ्रिक्शन स्टॉप्स द tries to stop the relative motion। तो इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, जैसे वो उसमें दिखाता है ना कार्टूनों में, ऐसे बेल्ट पे वो जाके गिर जाता है, वो टॉम उस पे गिर गया, रोज साथ साथ चलने लग गया। तो ऐसे एक बेल्ट है बड़ी सी, वो आगे बढ़ रही है। उस पे अगर आप कुछ ब्लॉक रख दोगे, ब्लॉक जो कि रेस्ट पे है, बेल्ट पे रखने के बाद बेल्ट के साथ मूव करने लग जाएगा। तो यहां पे फ्रिक्शन ने ब्लॉक को मूव कराया है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता था कि बेल्ट चलती रहे और ब्लॉक रुका रहे, क्योंकि उससे तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा ना। अगर वो दोनों साथ में मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फ्रिक्शन का जो इच्छा है, दिली इच्छा है, वो ये नहीं है कि वो सबको रोक दे। उसकी दिली इच्छा ये है कि सब साथ साथ चले। अच्छा होता है फ्रिक्शन, है ना, सब हम साथ साथ है लेके चलता है वो। तो पता नहीं क्यों हम लोग ही सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं फ्रिक्शन को। एक चैप्टर आता है फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन की बात करते हैं, उसके बाद फ्रिक्शन को ही गायब कर देते हैं। पूरी फिजिक्स में फ्रिक्शन ही मैटर नहीं करता है। तो ये हमारे पास आता है। अब ना फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा सिनेरियो होता है। सबसे पहली चीज, एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जब रिलेटिव मोशन नहीं होता तब ये लगता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। दूसरा, इट हैज अ रेंज ऑफ वैल्यूज। रेंज ऑफ वैल्यू का मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेकर जीरो के बीच में लाई करता है। दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और तीसरी चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो
static friction is a self adjusting force which acts according to its requirement। जैसे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आपके घर में नया नया फ्रिज आया, फ्रिज का बड़ा सा डब्बा है, आपके पापा ने कहा इसको धक्का मार के उधर ले जा। अब आपने क्या किया ना, हल्के से धक्का लगाया, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, वो मूव ही नहीं किया, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लग रहा था। सॉरी। फिर आपने अपनी फोर्स को बढ़ा दिया, आपने 210 कर दिया, अब 10 कर रहे हो तब भी नहीं हिल रहा वो, तो फिर मतलब हाँ मरीज बन गया हम लोग। तो इसका मतलब अब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो पहले 2 न्यूटन था वो 10 न्यूटन हो गया। आपने जब 30 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन लग रहा है और ब्लॉक नहीं हिल रहा है, मतलब आपका फ्रिज नहीं हिल रहा है। जब तक आप 100 न्यूटन नहीं लगा रहे वो हिल ही नहीं रहा है। तो आपकी फोर्स 0 से 100 तक बढ़ी, साथ में साथ फ्रिक्शन 0 से 100 तक बढ़ा। तो जब तक आपकी फोर्स चेंज होती रही, फ्रिक्शन भी चेंज होता रहा। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो कोशिश यही करता है कि रिलेटिव मोशन ना हो जब तक उसकी हिम्मत रहती है। मेरे एग्जांपल में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 न्यूटन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास उस केस में 100 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन व्हाट हैपेंस जब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपली तब लगता है जब हमारे पास एक्चुअल में मोशन होता है। तो acts when there is relative motion। रिलेटिव मोशन लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मोशन, रिलेटिव मोशन जरूरी है, ठीक है। मतलब दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करनी चाहिए। दूसरा, काइनेटिक फ्रिक्शन हैज ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय न्यू के टाइम्स नॉर्मल। यहां पे मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी लिख देनी चाहिए, यहां पे लिख दे रहा हूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज न्यू एस टाइम्स नॉर्मल, और न्यू एस हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। न्यू के होता है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो रहता है ना। इसकी एक वैल्यू होती है न्यू के टाइम्स नॉर्मल। नॉर्मल आपको फाइंड करना होता है, इट इज नॉट न्यू के टाइम्स एमजी। मैं पहले बता रहा हूं, यहाँ पे किसने एमजी लिखा तो मैं उसको दांत तोड़ दूंगा, क्योंकि एमजी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन खराब किए हैं बच्चों ने। आप लोग हमेशा लिखोगे नॉर्मल, ठीक है। और तीसरी चीज, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, कि एक तो रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए और काइनेटिक में होना चाहिए। इसकी एक रेंज ऑफ वैल्यूज होते हैं, उसकी केवल एक ही वैल्यू होती है न्यू के टाइम नॉर्मल। ये हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन इसकी एक ही वैल्यू रहती है। तो हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो न्यू एस की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू के होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। तो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है या फिर उसके बराबर हो सकती है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं। रियल लाइफ में इक्वल नहीं होते हैं, बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। थ्योरेटिकली हम लोग कभी कभी सेम ले लेके चलते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में थ्योरेटिकली हम सेम ले लेते हैं। तो देन देयर कम्स ए ग्राफ जिसमें बात की जाती है कि हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है। तो व्हाट हैपेंस कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने फ्रिज पे कोई फोर्स नहीं लगाई, फ्रिक्शन नहीं लग रहा। आपने 1 न्यूटन लगाई, फ्रिक्शन 1 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन लगाई, फ्रिक्शन 10 न्यूटन। आपने 50 न्यूटन लगाई, फ्रिक्शन 50 न्यूटन। जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है। दैट मींस इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन बराबर है तो 45 डिग्री पे इस तरीके से बढ़ता रहता है, टिल एन फोर्स जिसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक लग सकता है जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचता। अब मान लो आपने 100 से 101 न्यूटन किया। आप लोगों ने कभी नोटिस किया
फ्रिज को एक बार मूव कराने के लिए धक्का लगाना पड़ा, जोर से फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन एक बार वो मूव करने लगे ना तो बड़े आराम से आप उसको लेके जाते हो। यानी कि उसको मूव कराने के लिए तो आपको 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, लेकिन अब उसको मूव कराते रहने के लिए 100 न्यूटन की जरूरत नहीं है, अब आपको उससे थोड़ी कम फोर्स भी लगाओगे तो चलेगा। यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। सो दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप ये नहीं बोल सकते, मतलब ध्यान रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम भी हो सकता है, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी जीरो एज वेल। जब स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है, काइनेटिक फ्रिक्शन 98 न्यूटन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन मतलब ये ज्यादा हो गया, लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन 100 न्यूटन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कंपेयर नहीं कर सकते, आप लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर हमारे पास ये ग्राफ बनता है। इसमें आपको ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि यहां से लेकर यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और यहां से लेकर आगे तक हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। इसके बाद आप कितनी भी फोर्स लगा लो, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेशन सा होता है। नाउ हमें आगे क्या बात करनी है कि देखो ये बात तो ठीक है, समझ में आ गए हम। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो हम समझते हैं। कांटेक्ट फोर्स आपको समझाता हूं। कांटेक्ट फोर्स इज बेसिकली द फोर्स बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन, फोर्स बिकॉज ऑफ कांटेक्ट। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास m है, तो नीचे की ओर इसका mg लग रहा है, लेकिन कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल लग रहा है, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी वो नॉर्मल हो जाएगी और उसकी वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स होगी, फर्स्ट सिनेरियो। लेकिन अगर मैं इसी ब्लॉक पे एक फोर्स लगा देता हूं F, सच दैट ये रेस्ट पे है, नीचे की ओर mg है, ऊपर की ओर नॉर्मल है, रेस्ट पे रखने के लिए हमारे पास एक फ्रिक्शन एक्ट करता है ये। अब जो ग्राउंड है वो ना दो फोर्सेस लगा रहा है। कौन सी दो फोर्सेस लगा रहा है? ग्राउंड जो है वो एक तो लगा रहा है नॉर्मल, एक तो ग्राउंड ने लगाई नॉर्मल, दूसरा ग्राउंड ही तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगा रहा है ना। तो हमारे पास जो कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। दिस विल बी द कांटेक्ट फोर्स एंड कांटेक्ट फोर्स विल बी एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर द रूट। तो जब भी क्वेश्चन में कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है ना, प्लीज मेक श्योर ध्यान रखना कि वो दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है, वो किसी एक चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये चीज बहुत बार पेपर में जाके भूल जाते हैं, कांटेक्ट फोर्स को डायरेक्ट नॉर्मल लिख देते हैं। इट इज नॉट ओनली नॉर्मल, कांटेक्ट फोर्स इंक्लूड ऑल द फोर्सेस जो ग्राउंड उस पर लगा सकता है, और हमारे इस केस में आइदर वो नॉर्मल लगा सकता है या फिर फ्रिक्शन लगा सकता है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये दो फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस चाहिए होता है। फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर दैट स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। मतलब हमारे पास जो ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पे जो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक नॉर्मल और एक जो फोर्स लग रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी न्यू एस टाइम्स नॉर्मल के बराबर। जब स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगता है, तब हमारे पास जो कांटेक्ट फोर्स आती है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लैम्डा से नोट करते हैं। लैम्डा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स व्हेन फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होती है, तब जो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, दैट इज योर एंगल। अब अगर आप इस लैम्डा की बात करोगे, tan लैम्डा हमारे पास आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल।
tan लैम्डा विल बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन तो भैया न्यूएस टाइम्स नॉर्मल होता है, डिवाइड बाय नॉर्मल करोगे तो लैम्डा आ जाएगा tan इनवर्स न्यू के बराबर, न्यूएस के बराबर, और ये हमारे पास होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल। तो बस फ्रिक्शन का केस रहता है। नाउ फ्रिक्शन को और इजीली समझने के लिए लेट मी शो यू समथिंग कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी फ्रिक्शन कब क्या कैसे क्यों कर रहा है, ताकि आपके पास कभी क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो इट गोज लाइक दिस कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू एस और न्यू के दिया हुआ है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रही है F। हमें इस सिनेरियो को थोड़ा विस्तार में समझना है कि ये कब मूव कर सकता है, कब मूव नहीं कर सकता, तो वो सब समझना है। तो पहली चीज आप ये समझोगे कि यार जैसे वो फ्रिज वाला केस था, आप उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उसको तब तक मूव नहीं करा सकते जब तक आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स ना लगाओ। तो हम पहले उस सिनेरियो की बात करते हैं कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम, लेस देन इक्वल टू। तो जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगा रहे हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे पास इट रिमेन्स एट रेस्ट, पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स इज सफिशिएंट टू कीप इट एट रेस्ट। तो जो फ्रिक्शन लगता है वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के बराबर लगता है, एक्सेलरेशन उसकी 0 आती है और कोई भी स्लाइडिंग नहीं होती। भैया वही बात ना, आप 50 न्यूटन लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन लगा देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपने 75 लगाए तो फ्रिक्शन नहीं 75 लगा दी, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपने 100 लगाए, फ्रिक्शन नहीं 100 लगा दी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपकी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है उसको मूव ही नहीं होने देगा, तुम जो मर्जी करते रहो। तो अब अगर आप इस फोर्स को बढ़ाते हो, सेकेंड केस इज कि जब आपने फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगा दी, तो पहली बात तो जैसे आपने 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाई थी वो रेफ्रिजरेटर मूव करने लग गया था। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी कि ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, और अगर ब्लॉक स्लाइड करने लग गया तो हमारे पास अब फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज मूविंग। अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास होती है न्यू के टाइम्स नॉर्मल के बराबर। और जब आप इसका डायग्राम बनाओगे आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा, हमारे पास पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू होगी न्यू के टाइम्स नॉर्मल। ना नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल, तो सीधी सीधी बात है नॉर्मल हमारे पास mg के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास न्यू के टाइम्स mg हो जाएगी। स्टार्टिंग से कोई न्यू के टाइम्स mg नहीं लिखेगा, हमेशा नॉर्मल निकालोगे उसके बाद ये काम करोगे, अदरवाइज ऐसे काम नहीं करोगे। नाउ व्हाट हैपेंस कि स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप लोग। एक्सेलरेशन कितनी होगी देखो, एक्सेलरेशन विल बी आगे की ओर फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। तो आगे की ओर फोर्स हमने F लगाई, माइनस न्यू के टाइम्स mg हमारे पास फ्रिक्शन है, डिवाइड बाय मास, ये आ जाएगा। तो आपको दोनों चीजें समझनी है कि फोर्स हम कम लगा रहे हैं या ज्यादा लगा रहे हैं। एक तीसरी चीज और होती है जिसमें हमें और ध्यान देना होता है। तीसरी चीज क्या है, इफ ब्लॉक इज मूविंग irrespective of the value of force। मतलब मान लो हमने अभी तक बात की लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है, आप जब 100 से कम रखोगे तब तक आप उसको मूव नहीं करा पाओगे, लेकिन आप 100 से ज्यादा दरोगे तब वो मूव करेगा। सब कुछ सही है, बढ़िया एकदम, हमने अब तक सारी बात कर ली। लेकिन यदि ब्लॉक शुरू में ही मूव कर रहा है तो आप क्या करोगे। शुरू में मूव करने का मतलब है कि लेट्स से किसी ने उसको लात मार दी थी ब्लॉक को, अब वो मूव कर रहा है, अब क्या होगा सिनेरियो। तो तब का सिनेरियो भी बड़ा सिंपल सा है कि उसमें अगर आपके पास ये ब्लॉक है जिसका मास m है और ये फोर्स लग रही है F और इट इज मूविंग, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ फोर्स एज ब्लॉक इज मूविंग,
या फिर बोल दो स्लिपिंग, जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसकी वैल्यू न्यू के टाइम्स नॉर्मल होगी, और न्यू के टाइम्स वो आ जाएगा हमारे पास mg के बराबर, क्योंकि अभी वो ही रहेगा mg और ऊपर की ओर। तो जो पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, सिंपल। और जो उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। नाउ अगर ये फोर्स ज्यादा हुई तो वो एक्सेलरेट करेगा, अगर ये फोर्स कम हुई तो वो डी एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, डी एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ F is greater than kinetic friction, block will accelerate and velocity will increase. If force is less than kinetic friction, तो block will de-accelerate. और वेलोसिटी जो होगी वो उसकी कम होती जाएगी। अब जो भी उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम आएगा वो रुक जाएगा। दोनों बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगी और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इफ F इज इक्वल टू एफ के, तो एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सीधा सा। तो ये तीन सिनेरियो आपको ध्यान में रखने हैं। इन सब चीजों पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं हमारे पास। जैसे इनक्लाइन प्लेन हम लोग आगे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रिक्शन से, और वो सारे दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके भी आया हूँ। जैसे क्वेश्चन है, it says a block of mass small m slides along the floor while a force of magnitude capital F is applied to it at an angle theta as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction is nu k, then the block's acceleration is given by। तो क्या होता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप पहले तो इसका वेट mg, ऊपर के नॉर्मल रिएक्शन n, इसके कंपोनेंट f cos थीटा और इसका कंपोनेंट f sin थीटा, सारी वैल्यूज निकालो। अब क्योंकि आगे की ओर मूव करेगा, पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, और इसने खुद ही बोल दिया काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, हर एक में काइनेटिक फ्रिक्शन लग ही रहा है, तो हमें वो चेक नहीं करना कि मूव करेगा नहीं करेगा, मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन बताओ, अब क्या होगा। सबसे पहले नॉर्मल देखो, नॉर्मल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। तो हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी न्यू के टाइम्स नॉर्मल। तो अगर ये लेफ्ट साइड में फोर्स है, राइट साइड में फोर्स है, और अगर आगे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस न्यू के टाइम्स नॉर्मल डिवाइडेड बाय मास। तो बस वैल्यूज डाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एफ बाय एम इंटू कॉस थीटा माइनस न्यू के टाइम्स नॉर्मल अपॉन मास, नॉर्मल को मास से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा जी माइनस एफ बाय एम साइन थीटा। तो एफ बाय एम कॉस थीटा माइनस न्यू के टाइम्स जी माइनस एफ बाय एम साइन थीटा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी पूछते हैं ऐसी चीजें, ऐसा मैं हवा में नहीं लेके आ रहा हूँ, पूछते हैं। आपको लग रहा है सस्ता है, बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। वहां पे बैठ के ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आए हैं बच्चे। ये क्वेश्चन सोचो गलत करना कितना बुरा फील होगा, लोगों ने किया है तभी लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन देखो, आप लोग पता खुद भी ट्राई कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बन देंगे, ये क्वेश्चन आसान ही है, खुद से भी ट्राई करो ताकि पता चले कि हाँ हो रहा है नहीं हो रहा। देखो, given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton respectively. These are being pressed against a wall by force capital F as shown. If the coefficient of friction between the block is 0.1 and between block B and wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on the block B is, okay, तो are being pressed against wall by force F, ठीक है। if the coefficient of friction हमें बताया गया, ठीक है। so what happening here is कि हमारे पास अगर ये ब्लॉक्स नहीं गिर रहे हैं, इसने फोर्स की तो कोई वैल्यू दी नहीं, उसने कहा आर बीइंग प्रेस्ड, मतलब उसको दबा के रखा हुआ है, यानी कि वो गिर नहीं रहे हैं। अगर वो नहीं गिर रहे हैं तो हमारे पास
फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, हाँ तो ठीक है। तो टोटल जो इनका वेट है वो हमारे पास 120 न्यूटन है। तो जो बी से फ्रिक्शन लगना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि इसको वेट को बैलेंस कर जाए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 120 न्यूटन हो जाएगी। नाउ दिस इज समथिंग जो अगर आपने ट्राई किया है, ये पहली बार में तो नहीं सोच पाए होगे बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम, तो आप बार बार वो इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे, फ्रिक्शन लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एफ की वैल्यू नहीं दी हुई। एफ की वैल्यू नहीं दी, आप पहली तो किसी की निकाल ही नहीं सकते। आपको अगर एफ नहीं पता तो आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता, और आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता आपको फ्रिक्शन नहीं पता, आपको फ्रिक्शन नहीं पता आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, आप सिस्टम बनाओ, एक बार ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। आप दोनों को इंडिविजुअली भी करोगे, आपको समझ में आएगा कि इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, मतलब अगर मैं इंडिविजुअली आपको शो करूं, इसको हटा देता हूं, कि इसका वेट 20 न्यूटन है और इसका वेट 100 न्यूटन है, तो इस ए के वेट को बैलेंस करने के लिए ऊपर फ्रिक्शन लगता है 20 न्यूटन, और इस पे वही सेम फ्रिक्शन नीचे की ओर लगने लग जाता है 20 न्यूटन। अब जो B है उस पे नीचे खुद का वेट 100 है और दूसरे पड़ोसी का फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो B को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लगता है F2 वो हमारे पास 100 प्लस 20 यानी कि 120 न्यूटन लगने लग जाता है। समझ रहे हो? इंडिविजुअली करोगे तो भी आएगा, सिस्टम बना के करने से देखो डायरेक्ट आ ही रहा है आंसर, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस पे आप कितना कर पाते हो। नेक्स्ट देखो, uniform chain of length 6 meter is placed on a table such that a part of its length is hanging over the edge of the table. The system is at rest. Find the coefficient of friction between chain and the surface is 0.5. The maximum length of the chain hanging from the table. तो हमारे पास मान लो ये टेबल है, और ये हमारे पास चेन है, सोने की चेन बनाते हैं मस्त एकदम। ये बोल लिया कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी लेंथ हैंग कर सकती है, मान लेते हैं ये हमारे पास मैक्सिमम x मीटर हैंग कर सकती है, तो ये हमारे पास 6 माइनस x मीटर हो जाएगी, और हमें इसकी वैल्यू की बात करनी है। ठीक है, अब ध्यान देखो, अगर ये x मीटर है, 6 मीटर मास नहीं दिया हुआ, बहुत बढ़िया शाबाश। मान लेते हैं हमारे पास 6 मीटर का जो मास है वो m के बराबर है, इधर लेंथ है इधर मास है, तो 1 मीटर लेंथ का मास हो जाएगा हमारे पास m/6, 6 मीटर सॉरी x मीटर का हमारे पास हो जाएगा m/6, या फिर एक काम करते हैं ना, हम क्यों ऐसे परेशान हो, हम इसको 6m ले लेते हैं, क्योंकि m पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, 6m ले लो, तो 1 मीटर का मास m हो जाएगा, x मीटर का मास xm हो जाएगा। तो ये जो मास होगा, this mass is x times capital M and this mass is 6 minus x times capital M. Who cares? बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे, बट क्वेश्चन तो आसान हम ही करना है ना, इट्स अप टू मी कि मैं मेरे क्वेश्चन को आसानी से कर पाऊं। ये जो चेन है उसका वेट नीचे की ओर लग रहा होगा x टाइम्स m इंटू जी के बराबर, और इस वेट की वजह से ये चेन नीचे आने की कोशिश करेगी, ये चेन आगे कोशिश जाने की कोशिश करेगी, और जो ये चेन है इसका खुद का वेट होगा हमारे पास 6 माइनस एक्स टाइम्स एम जी, इस पर ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी n, और n की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस एक्स टाइम्स एम जी। नाउ अगर ये आगे की ओर खिसकने की कोशिश करेगी तो इस पे पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम लेंथ। इसकी लेंथ मैक्सिमम होगी तो इसका वेट मैक्सिमम होगा, इसका वेट मैक्सिमम होगा तो रोकने के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम चाहिए होगा, तो इसलिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा रहे हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी न्यू टाइम्स नॉर्मल। न्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है, तो हमारे पास ये आ जाएगा n/2 के बराबर। खींच रहा है xmg, फोर्स लगा रहा है n/2, n की वैल्यू हमारे पास कितने 6 माइनस एक्स इंटू एम जी, और न्यू की वैल्यू 2 है तो डिवाइड बाय 2। खींचने वाली फोर्स ये है, रोकने वाली फोर्स ये है, और अगर ये रेस्ट पे है तो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो हमारे पास जो इसका उत्तर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा कि xmg should be equal to 6 minus x times mg divided by 2। as you can see दोनों को बस इक्वेट किया है, तो हमारे पास mg और mg कट जाएगा, देख रहे हो mg m गायब हो गया, तो आ जाएगा 2x is equal to 6 minus x, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 मीटर के बराबर,
सो 2 मीटर इज द मैक्सिमम लेंथ जो कि आप वहां रख सकते हो, उससे ज्यादा रखोगे तो वो स्लिप मार जाएगा। तो द आंसर इज 2 मीटर। समझे? सिंपल। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट देखो। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद करना, मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये वाला। ये क्या कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड इन केस ए एंड पुल्ड इन केस बी बाय a force of 20 न्यूटन making an angle 30 degree with the horizontal as shown in the figures. The coefficient of friction between the block and floor is 0.2. The difference between the acceleration of the block in case B and A is okay. तो खुद 5 kg है, 5 kg 5 kg। तो मैं यहीं पे सारा कुछ एफबीडी बना देता हूँ ताकि आप लोग खुद समझ जाओ। F cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2, तो आ जाएगा 10√3, और नीचे आ जाएगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो आ जाएगा 10 न्यूटन। इसका खुद का वेट हमारे पास 50 न्यूटन है, तो ऊपर की ओर जो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी वो 60 न्यूटन हो जाएगी। इधर आगे की ओर वही 10√3, ऊपर की ओर 10 न्यूटन, नीचे की ओर इसका वेट 50 न्यूटन, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n हो गई। n की जो वैल्यू इस केस में होगी वो हो जाएगी 50 में से 10 के 40 न्यूटन। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग कंपैरिजन लिमिटिंग फ्रिक्शन से करते थे, जब आपको यहां पे मैंने बताया कि कहां गया ये वाला केस कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो हमें कंपैरिजन लिमिटिंग अगर फ्रिक्शन से अगर करना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो जब आप यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करोगे आएगा न्यू विच इज 0.2 टाइम्स 60, तो आ जाएगा 12 न्यूटन। और क्योंकि √3 हमारे पास 1.73 होता है, दिस इज इक्वल्स टू 17.3 न्यूटन, तो ये मूव करेगा। इधर अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं, ये हो जाएगा 0.2 टाइम्स 40, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 न्यूटन, और ये भी हमारे पास अगर 17.3 न्यूटन के बराबर है, तो ये भी मूव करेगा। तो मूव दोनों कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू मान लो इससे कम होती, अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो मूव नहीं करता, लेकिन अभी दोनों मूव करेंगे। तो दोनों मूव करेंगे तो दोनों के एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। अब बताओ एक्सेलरेशन कितनी होगी? इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी 17.3 माइनस जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब देखो क्योंकि न्यू दिया हुआ है, न्यू के न्यू एस बराबर है एज न्यू के इज इक्वल्स टू न्यू एस, दैट गिव्स अस लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर होंगे। तो अगर वो दोनों बराबर होंगे तो मैं इसी को ही दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, तो आ जाएगा 12 न्यूटन, और इधर ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा अपने पास 8 न्यूटन। तो बस जो इसकी एक्सेलरेशन होगी 17.3 माइनस 12, 5.3 डिवाइड बाय 5, 5.3 डिवाइड बाय 5, A1 ले लेते हैं। A2 की अगर मैं एक्सेलरेशन की 17.3 माइनस 8, तो 7 और 8 और 9, 9.3 डिवाइड बाय 5। और जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे कि आपको A2 माइनस A1 करना है, तो 9.3 माइनस 5.3 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 4/5, और आ जाएगा 0.8। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 0.8 मीटर पर सेकंड का, बोलो ना द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशन का बीच का डिफरेंस बताना है। सो दिस विल बी द डिफरेंस 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये कह रहा है a body of mass 1 kg rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of friction 1/√3. It is desired to make a body move by applying a minimum possible force F. The value of F will be okay. तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक जो छोटी सी चीज हमें करनी होती है वो क्या करनी होती है, मैं सिंपली यही क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरिएबल्स में लेके चल रहा हूं। मान लो मास m है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, और हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो F की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज आप लोग पुट कर लेना आराम से। अब क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, मास दिया, सब कुछ दिया हुआ है, इसने क्या फोर्स की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहली चीज जो बच्चे करते हैं ना उसमें ये करते हैं कि फोर्स मान लो इस तरफ लग रही है। क्यों?
दे आर आस्किंग अबाउट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। किसने कहा कि फोर्स हॉरिजॉन्टल है? दे आर नॉट सेइंग कि हॉरिजॉन्टल फोर्स बताओ। फोर्स कैन बी एट सम एंगल। और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वो सिर्फ यही समझाने के लिए था कि वही 20 न्यूटन फोर्स अगर ऐसे लग रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास कम आ रही है, और यही अगर ऐसे लग रही है तो एक्सेलरेशन ज्यादा आ रही है। रीजन बीइंग, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो दोनों ही केस में सेम है, लेकिन इसमें नॉर्मल कम है, फ्रिक्शन कम है, इजीली मूव कर पा रहा है। नॉर्मल ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा, मुश्किल से मूव कर पा रहा है। तो आपके पास इस सिनेरियो में जो आपको सॉल्व करना होता है वो यही करना होता है कि किसी एंगल पे मान के फिर आप उसको ट्राई करोगे। तो व्हाट यू विल डू इज कि आप लोग सारी फोर्सेस, मान लो ये फोर्स थीटा पे लग रही है तो जगह एफ कॉस थीटा, ऊपर की ओर हो जाएगा एफ साइन थीटा, नीचे की ओर हो जाएगा हमारे पास mg के बराबर, और ऊपर की ओर हो जाएगा ये नॉर्मल के बराबर। नाउ अगर आप नॉर्मल की वैल्यू देखोगे, जैसे मैंने पहले भी निकाली है, नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल तो ही है। आगे की ओर फोर्स एफ कॉस थीटा और पीछे की ओर फ्रिक्शन। आप चाहते हो द वैल्यू ऑफ एफ विल बी सो दैट, मतलब मिनिमम फोर्स की वैल्यू बतानी है ताकि ये मूव कर जाए। अगर आपकी फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन या उससे ज्यादा हो गई तो आपका काम हो जाएगा। मतलब एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यानी कि एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल हमारे पास है mg माइनस एफ साइन ऑफ थीटा। हमारे पास लेफ्ट साइड में भी एफ है, राइट साइड में भी एफ है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एफ साइन थीटा को इधर ले जाओ तो आ जाएगा एफ इंटू कॉस थीटा, माइनस था तो प्लस हो गया और ये न्यू टाइम साइन थीटा आ जाएगा। न्यू टाइम साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय न्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स या तो इतनी होनी चाहिए या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी mg डिवाइडेड बाय न्यू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। बट नाउ देयर स्टिल अ कैच, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इफ यू वांट कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू आए, अच्छा इधर न्यू टाइम्स mg है, तो हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारे पास फोर्स की मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू न्यू टाइम्स mg ओवर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि न्यू स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमारे पास फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमारे पास एक ये क्वेश्चन भी है, ये आप लोग खुद करोगे। दिस विल बी योर होमवर्क, एंड कन्वेयर बेल्ट ये भी आप खुद करोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के साथ छोड़ रहा हूं ताकि आप लोग खुद कुछ कर पाओ। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डिस्टेंस, हाँ सिंपल सा है, ये भी आप लोग खुद करना है। देखो प्रैक्टिस कर लेना। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक इज दिस मच वर्टिकल रफ फॉल। ये ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। मैं आप लोगों के लगभग सारे क्वेश्चन ले आऊं। ये क्वेश्चन भी आपको करना है, लेकिन मैं इसको स्टिल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, होमवर्क आपको खुद करने हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा ताकि आप लोग उसे खुद से भी कर सको। ठीक है, मतलब खुद से प्रैक्टिस करके लाना। अब जो बचा है हमारे पास वो है फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और टू ब्लॉक प्रॉब्लम और उनके क्वेश्चंस हैं। तो इसका आप लोगों का कुछ 1 घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा। ठीक है, तो कल आपको वो मिल जाएगा। वो लेक्चर करने के बाद आप लोगों को सर्कुलर मोशन करना रहेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। यहां तक ढंग से कर लेना, कल जो एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगा फिर उसमें आप लोगों को जो मेजर क्वेश्चंस होंगे मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ प्रैक्टिस होगी वो सब भी आपको दे दूंगा। तो 1 घंटे का लेक्चर सिंपल सा देख लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना।
फिर हम लोग सर्कुलर मोशन में मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।